नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सदन में अखिलेश के व्यवहार पर चौतरफा सियासी प्रहार अब शुरू हो चुका है। बुधवार को विधानसभा में अखिलेश यादव की ओर से तू तड़ाक पर केशव मौर्य ने कहा कि वो ऐसे व्यवहार से आहत है। समाजवादी पार्टी गरीबों के खिलाफ है, उनके संस्कार ही ऐसे हैं कि व्यक्तिगत रूप से बयानबाजी करते हैं। मेरे संस्कार और उनके संस्कार में क्या अंतर है, यह कल सदन ने देखा है। मेरा अपमान नहीं, वो मैं मानता हूँ संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अपमान है, गरीबों का अपमान है, जो गरीबी में जीवन जीने वाले उनका अपमान है। मेरे पिताजी तक को उन्होंने उन बातों में उस रूप में समेटने का काम किया जो किसी भी इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। मैं समझता हूँ कि जनता इसका हिसाब उनसे जरूर करेगी। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा कि विधानसभा में अखिलेश यादव जी उत्तेजित होकर अपनी मर्यादा भूल गए। आप सवाल करिए, बवाल नहीं। विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश के बयान के बाद जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे थे तो सदन में गहमा गहमी रही। लोक भवन को लेकर जो बात चली वो तू तड़ाक पर आ गई। केशव मौर्य की ढाल बनकर योगी ने विपक्ष को सख्त नसीहत दी। करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य से पहले अखिलेश की पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी नोकझोंक हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। अरे मैं दुख समझ रहा हूं आपका, मैं आपका दुख समझ रहा हूं कि ना आपने जनरेशन में काम किया, ना आपने ट्रांसमिशन में काम किया, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, और जो बैलेंस शीट खाली हो गई थी वो आज 70,000 करोड़ के घाटे में है। जो बैलेंस शीट साफ हो गई थी और उदय योजना के तहत, अरे मेरे नंबर बढ़ाने से आप मंत्री थोड़ी बन जाओगे। अच्छा, मेरे बढ़ाने से कोई मंत्री बन जाएंगे? उसका जवाब आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। समय से जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। आपका जब आपको बुलाएंगे आप जवाब देंगे। मैंने बोल दिया जिस समय जवाब दे देंगे। श्रीकांत जी, आप जवाब दीजिए, बैठे। तो वहीं सैफई के मुद्दे पर संग्राम के बाद अखिलेश ने कहा कि सदन में पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लिहाजा एसपी को ये पसंद नहीं है कि कोई और पिछड़ा आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उन्हें निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूं।
लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई, आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग को जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए, आपको और हमें मौका मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी किसी को सरकारी पैसे से होता है, तो मेरा यही निवेदन है नेता संघ से, बहुत अच्छी तरीके से कि इस तरह की बात नहीं आए कि जमीन बेच करके कर दी। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं ऐसे परिवार में पैदा होकर के मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनूंगा, लेकिन विधानसभा का भी सदस्य बना, देश की संसद का भी सदस्य बना, विधान परिषद का भी सदस्य बना, लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बना। इससे आपको दर्द है, मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद क्यों बन गए दोबारा वो उप मुख्यमंत्री। मैं जानता हूं आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के विरोधी हो, आपको ये स्वीकार ही नहीं। मैं अगर आप पिछड़ा इस भेद में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि यह सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। सदन में अखिलेश के वार पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि बिजली ने बीजेपी की गर्मी निकाली, तो केशव ने 400 सीटें जीतने के दावों के बारे में ही सवाल पूछ डाला। बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई, और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी। शायद गर्मी तो यही मानूं मैं, और गर्मी को अगर मैं मानूं तो गर्मी खत्म नहीं हो सकती, गर्मी नहीं खत्म होती। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। तो अगर मैं गर्मी मान लूं, एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। मैंने पूछा क्या है भाई, आप बताइए, अखिलेश जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए अभी तक मेरे हिसाब से क्या होगा आपका कि वहां नहीं बैठ पाओ कभी भी। मेरे हिसाब से मैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं, सदन नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहां बैठा है, और यह सदन पूरा भाजपामय है। और इसके बाद मैंने एक अपने बताया ज्योतिषी मित्र से मैंने पूछा कि भाई बताइए, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है लगातार 400 सीटें जीतेंगे ऐसा दावा कर रहे हैं, क्या वास्तविकता क्या है? हम लोग तो जमीन पे देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी कहीं अता पता नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। तेलंगाना में मोदी ने योगी की तारीफ की है। मोदी ने कहा कि अंधविश्वास को रौंद दिया है सीएम योगी ने। योगी अंधविश्वास को नहीं मानते, योगी विज्ञान में विश्वास करते हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने कहा कि योगी चुनाव से पहले हर जगह गए, योगी दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने, योगी ने सिर्फ विज्ञान को ही माना है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। तेलंगाना में संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की तारीफ की। कहा योगी को विज्ञान पर विश्वास है। मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। राम मंदिर के निर्माण का आज
एक नया इतिहास रच रहे हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता, क्या मोदी बनना मुश्किल है? मोदी में ऐसी क्या खूबी है कि वो दूसरों से अलग नजर आते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया उनकी बातें सुनती है? ऐसा क्या करते हैं कि गरीब की झोपड़ी में भी मोदी की चर्चा होती है? मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए इसकी वजह बता रहे हैं। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता, तो सवाल यह है कि मोदी बनना क्यों मुश्किल है? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कोई हरा नहीं पाया, प्रधानमंत्री बने तो 8 साल से कोई चुनौती नहीं दे पाया। आखिर ऐसी क्या बात है कि पीएम मोदी भारत के मन मस्तिष्क पर छाए हैं और दूसरों को जनता नकार रही है? इस सवाल को समझने के लिए पीएम मोदी के 8 साल में 8 अंदाज देखिए। सबसे पहले श्री राम मंदिर निर्माण और मोदी की तस्वीरों को समझिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। 500 साल बाद रामलला जन्मभूमि पर इस तरह से जयकारे लगाए गए। जय जय श्री राम। राम मंदिर की नींव रखकर पीएम मोदी ने 500 साल का इंतजार खत्म किया था। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट में मामले का बहाना देकर रामलला की जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों को राम मंदिर का तोहफा दिया। जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या में रामलला के दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने रामलला को दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी करीब 20 सेकंड तक भगवान राम के आगे ऐसे ही दंडवत रहे, रामलला के शरण में खुद को सौंप दिया था। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर नहीं आई थी। पीएम मोदी का यही अंदाज उन्हें दूसरों से अलग करता है। वो हर काम बहुत ही शिद्दत और नियम से करते हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी वहां पहुंचे जहां पर नींव रखी जानी थी। राम मंदिर की जब नींव डाली जा रही थी तो उस वक्त सबसे अनोखी तस्वीर सामने आई। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक ईंट नींव में रखी। देश भर से आई नदियों की मिट्टी, रेत और जल को नींव में डाला। सभी देवताओं को याद कर प्रणाम किया और जब नींव रख दी गई तो वहां की मिट्टी उठाकर सर से लगा लिया। इन्हीं वजहों से पीएम मोदी को लोग हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। पीएम मोदी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं, मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, हिंदू हितों पर खुलकर बोलते हैं, सांस्कृतिक विकास को प्राथमिकता से करते हैं। वहीं दूसरे नेता ऐसा नहीं कर पाते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
2013 में जब केदारनाथ घाटी तबाह हो गई थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल पाएगी, लेकिन मोदी ने न सिर्फ पुनर्निर्माण कराया बल्कि वहां पर मौजूद गुफाओं के बारे में भी लोगों को बताया और बार बार केदार धाम जाकर इस बात का संदेश दिया कि भौतिक विकास के साथ ही देवभूमि का सांस्कृतिक विकास करना बहुत जरूरी है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। महादेव भक्त पीएम मोदी। शिव के साधक नरेंद्र मोदी। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। 80 के दशक में पीएम मोदी पहली बार केदारनाथ आए थे। इसी भूमि पर उन्होंने तप किया और जब पीएम बने तब भी यहीं की एक गुफा में साधना की। नेति नेति नित निगम कहा, अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। केदारनाथ से पीएम मोदी की भावनाएं आध्यात्मिक रूप से जुड़ी रही हैं, इसलिए जब भी केदार जाते हैं वहां के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार केदार धाम की यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा केदार धाम की यात्रा और 2019 में गरुड़ चट्टी की गुफा में तपस्या भी की। इस गुफा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर केदार धाम आए थे, तब वो इसी स्थान पर उतरे थे। गरुड़ जी ने यहाँ पड़ाव डाला था, इसलिए इसे गरुड़ चट्टी कहते हैं। पीएम मोदी इस गुफा में साधना कर केदार यात्रियों को इसके बारे में संदेश दिया, क्योंकि ज्यादातर यात्री सिर्फ केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन गरुड़ चट्टी से इस गुफा के लिए कोई भी नहीं जाता था। लेकिन जब से पीएम मोदी इस गुफा में गए तब से यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ गया। पीएम मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयोग करते हैं। मुख्य स्थल के आसपास की चीजों को भी प्रमोट करते हैं। पीएम मोदी खुद भी आगे आकर ऐसी चीजें दिखाते हैं जो लोगों को उत्साहित करती हैं और घूमने के लिए प्रेरित भी करती हैं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पीएम मोदी श्रम का सम्मान करना जानते हैं। बहुत से लीडर अपने अपने समय में बड़ी बड़ी चीजों के निर्माण कराते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तैयार करने वाले श्रमिकों को मेहनताना तो मिला, लेकिन बड़े मंच पर सम्मान नहीं मिला। प्रयागराज में पीएम मोदी ने श्रमिकों के सम्मान की एक नई परंपरा शुरू की। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया। सफाई कर्मियों के पांव पखालते पीएम मोदी की ये तस्वीरें जब दुनिया के सामने आईं, तो हर कोई तारीफ कर रहा था। इससे पहले किसी ने सफाई कर्मियों को ऐसा सम्मान नहीं दिया था। पीएम मोदी कुंभ मेले में गए थे। पीएम मोदी ने सबसे पहले मां गंगा की पूजा की, मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया, मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा की आरती की। और फिर सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे। गंगा पंडाल में महिला और पुरुष सफाई कर्मी पहले से कुर्सी पर बैठे हुए थे। पीएम मोदी उनके पास पहुंचे और जमीन पर बैठ गए। पीएम मोदी के बगल में एक मेज पर तौलियां थी और सफाई कर्मियों के सामने
एक एक पीतल का पारात था। पीएम मोदी ने सबसे पहले महिला सफाई कर्मी के पैरों को पखारा और फिर एक एक कर बाकी 4 सफाई कर्मियों के पैर धोए। पानी से पैर पखारने के बाद पीएम मोदी ने तौलिए से 5 सफाई कर्मियों के पैरों को सुखाया। पीएम मोदी ने करीब 3 मिनट तक 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए। इसके बाद उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। सफाई कर्मियों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। पीएम मोदी ने झुककर तीनों को प्रणाम किया। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की ये तस्वीरें ऐतिहासिक थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो कोई नहीं सोचता, जो कोई नहीं कर पाता, उसे पीएम मोदी न सिर्फ करते हैं बल्कि अपने अंदाज से दुनिया को संदेश भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में भी जिस तरीके से श्रमिकों का सम्मान किया, उनसे पहले उस तरह से किसी ने नहीं किया। आज भी उस तस्वीर को देखकर श्रम साधकों का सीना चौड़ा हो जाता है। हर हर महादेव। ये तस्वीरें हिंदुस्तान का श्रमिक वर्ग कभी नहीं भूलेगा। महल, हवेलियां, मंदिर, मस्जिद तो हिंदुस्तान में बहुत बने, लेकिन श्रम सेवकों को ऐसा सम्मान किसी ने नहीं दिया। कहते हैं कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट लिए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम को संवारने वाले श्रम साधकों पर फूलों की बारिश की। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर बनाने में सहयोग देने वाले श्रमिकों पर फूलों की बारिश कर रहे थे, तो दुनिया हैरान थी। लोग भौचक रह गए, एक दूसरे से पूछते थे कि क्या किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से श्रमिकों का कभी सम्मान किया? क्या उनके साथ बैठकर इस तरह से खाना खाया? प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को काशी कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। 2 साल 8 महीने बाद इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। 50,000 मीटर के इस बड़े परिसर को इन मजदूरों ने अपने हाथों से तैयार किया। काशी में कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह का भव्य मंदिर गंगा किनारे बन सकता था, लेकिन श्रम साधकों ने प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखा दिया और इसलिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने इनका सम्मान किया और फूल बरसाकर दुनिया के सामने श्रम का सम्मान करने का संदेश दिया। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मंदिर के निर्माण का आज एक नया इतिहास रच रहे हैं।